हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म आरटीएसएम सीएसआर नेट। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। कैसी चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन? आई होप प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। सो बेटा, हम लोगों ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को स्टार्ट किया था और वहां पे हम लोग ने सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन देखा एंड डीएनए रिपेयर देखा। आज जो हमारा है थर्ड लेक्चर, उसमें हम लोग ट्रांसक्रिप्शन को कवर करने वाले हैं। सो अगर आप लोग ने अभी तक वो लेक्चर को नहीं देखा होगा तो सबसे पहले आप वो लेक्चर को देखें, क्योंकि मॉलिक्यूलर में हर एक चीज जो होता है एक दूसरे से रिलेटेड होता है। आपको पहले डीएनए नहीं समझ आएगा तो कैसे समझ आएगा कि उसका रिपेयर करना क्यों जरूरी है। अगर आपने वो समझा तो चलो ठीक है, डीएनए से डीएनए तो बना लिया, लेकिन अब हम उस डीएनए से आरएनए कैसे बनाएंगे वो प्रोसेस को हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, सो आई होप आपको इस उद्गम सीरीज से बहुत सारे हेल्प मिल रहा होगा। सो उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे से सारी चीजों को पढ़ रहे हैं जो आपको इस सीरीज में कराया जा रहा है। ओके, सो टुडे टारगेट बेसिकली आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन एंड टुडे टारगेट इज ट्रांसक्रिप्शन के हम इंपॉर्टेंट एंजाइम्स देखने वाले हैं एज वेल एज स्टेप्स, क्या क्या स्टेप्स होता है वो देखने वाले हैं। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, कुछ कुछ पॉइंट्स देखते हैं, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ है जीन, कि जीन क्या होता है। इट इज ए सेगमेंट ऑफ जीनोम दैट इनकोड F1 संग ऑफ ट्रांसक्रिप्ट आरएनए इक्विवेलेंट। क्या बोल रहा है कि कोई भी एक जीनोम है, उसका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है, एक पर्टिकुलर सेगमेंट होता है जो एक्टिवली क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसे जीन कहा जाता है। ठीक है, मतलब जो सेगमेंट है, जो एक पर्टिकुलर एक डीएनए है, एक क्रोमोसोम है, उसका एक पर्टिकुलर जो सेगमेंट होता है उसे कहा जाता है जीन। और वो जीन जो होता है दैट इज ए रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन, और उसी जीन का क्या होगा, आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बनेगा। ठीक है, सो आरएनए इक्विवेलेंट क्या क्या होता है, एमआरएनए, टीआरएनए, एमआईआरएनए, एसआईआरएनए, पीआईआरएनए और आरआरएनए। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात ये आता है, ये जो आपको टीआरएनए से आरआरएनए तक दिख रहा है, इसको नॉन कोडिंग आरएनए बोलते हैं। नॉन कोडिंग आरएनए बोलते हैं। एंड यहां पे जो आपको एमआरएनए दिख रहा है, इसे कोडिंग आरएनए बोलते हैं। अब ऐसा क्यों कि एमआरएनए जो होता है उसको मैच्योर एमआरएनए कहा जाता है या मैसेंजर आरएनए कहा जाता है। ठीक है, सो प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए इज कन्वर्ट इनटू द आरएनए इक्विवेलेंट इज कॉल्ड द ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन के हेल्प से, इस प्रोसेस से हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन, डीएनए का इंफॉर्मेशन जो है वो कन्वर्ट करते हैं किसमें, आरएनए इक्विवेलेंट में। अभी हम आरएनए इक्विवेलेंट क्यों बोल रहे हैं हम ये भी समझेंगे। ठीक है, इन द केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन द न्यू स्टैंड मेड फ्रॉम द राइबोन्यूक्लियोटाइड। क्या बोल रहे हैं, जैसे हमने देखा था, जब हम लोगों ने देखा था डीएनए रेप्लिकेशन को, तो हमने वहां पे क्या देखा था, वहां पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड रिस्पॉन्सिबल था। ठीक है, तो यहां पे जो रिस्पॉन्सिबल होगा, जो न्यूक्लियोटाइड को ऐड करवाएगा, दैट इज द राइबोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, वो क्या होगा, राइबोन्यूक्लियोटाइड होगा। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज द प्राइमर इंडिपेंडेंट। अगर मैं बात करूं डीएनए का, तो आपने देखा था कि डीएनए का एक स्टैंड है और इस स्टैंड को कॉम्प्लीमेंट्री मानते हुए दूसरे न्यू स्टैंड का डीएनए की सिंथेसिस होनी थी। तो सबसे पहले यहाँ पे आरएनए प्राइमर ऐड हो रहा था, और आरएनए प्राइमर ऐड होने के बाद यहाँ पे फिर डीएनए की सिंथेसिस हो रही थी। तो डीएनए का जो प्रोसेस था वो कैसा था, ये जो है वो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है वो प्राइमर डिपेंडेंट प्रोसेस था। कब, जब हम लोग देख रहे थे, कब, डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द डीएनए, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन, तो यहां पे देखो एक सिंपल सा एक टेम्पलेट स्टैंड होता है, एक ही स्टैंड होता है, और उसको कॉम्प्लीमेंट्री मानते हुए, ठीक है, डायरेक्ट यहां पे क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मानते हुए 5 to 3 डायरेक्शन में आरएनए का ट्रांसक्रिप्ट होना, आरएनए की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है। ये कैसा होता है, एक इसमें ये होता है आरएनए ट्रांसक्रिप्शन में बेटा। ठीक है, आरएनए ट्रांसक्रिप्शन में, और आप यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे कोई भी प्राइमर का रिक्वायरमेंट नहीं हुआ है, डायरेक्ट आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बनना स्टार्ट हो गया। तो बेसिकली हम इसे कह सकते हैं क्या, कि ये जो है वो प्राइमर इंडिपेंडेंट
प्रोसेस होता है। ठीक है, ये आप लोग ने डीएनए रेप्लिकेशन में पढ़ा है कि वो प्राइमर डिपेंडेंट होता है। अब देखिए ट्रांसक्रिप्शन अकर यूनिडायरेक्शनली। क्या बोला? ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल नहीं होता है। अगर मैं बताऊं कि जैसे आप लोगों ने डीएनए रेप्लिकेशन में देखा था कि एक ये स्टैंड है, एक ये स्टैंड है और एक ये स्टैंड है, ये दोनों स्टैंड क्या करती, ये दोनों स्टैंड अपने एक न्यू कॉपी बनाता है। ठीक है, वो अलग और ये अलग। ठीक है, और अब ये दोनों स्टैंड जो होता है वो क्या मतलब, ये अलग एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन गया। ठीक है, और ये एक अलग डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन गया। ये कब देखा हमने? जब हमने डीएनए रेप्लिकेशन को देखा। लेकिन आरएनए, जब हम लोग ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए तो होता है। ठीक है, लेकिन आरएनए की सिंथेसिस होती है सिर्फ एक टेम्पलेट को मानते हुए, और सिर्फ एक टेम्पलेट से क्या होता है, एक टेम्पलेट को कॉम्प्लीमेंट्री मानते हुए यहाँ पे एक आरएनए बनता है, सिर्फ एक आरएनए बनता है। ठीक है, तो ये जो होता है वो कैसा होता है, ये यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस होता है। ठीक है, मतलब कि यहां पे बाई डायरेक्शनल प्रोसेस नहीं होता है कि एक ट्रांसक्रिप्शन इधर चल रहा है और दूसरा ट्रांसक्रिप्शन इधर चल रहा है, नहीं। यहां पे क्या होता है, सिंपल एक टेम्पलेट स्टैंड है। ठीक है, एक टेम्पलेट स्टैंड है, और इस टेम्पलेट स्टैंड पे देखने को मिलता है कि यहां पे इस वे में, मतलब कि 5 to 3 डायरेक्शन में, 5 to 3 डायरेक्शन में क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, किसका? आरएनए ट्रांसक्रिप्ट का। तो ये प्रोसेस कैसा हुआ, ये प्रोसेस जो है वो यूनिडायरेक्शनल हुआ। और डीएनए रेप्लिकेशन में हम क्या देखते हैं, बाई डायरेक्शनल। क्यों? रेप्लिकेशन फॉर्क जो ओपन होता है, रेप्लिकेशन बबल जो ओपन होता है, उसके दोनों तरफ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक तरफ से ही डीएनए रेप्लिकेशन, आरएनए ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, इसी वजह से इसे कहा जाता है यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, अब देखो, सिंथेसिस इज 5 to 3 डायरेक्शन। जैसे कि मैंने बताया कि सिंथेसिस हमेशा कैसा होगा, 5 to 3 डायरेक्शन होगा। यहां पे जो सबस्ट्रेट होगा डेट इज ए ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, और यहाँ पे थाइमिन ना होके यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, यूरासिल प्रेजेंट होगा। सो एट वन टाइम वन स्टैंड एक्ट एज द टेम्पलेट। अब हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन की बात करते हैं, दोनों स्टैंड एक ही टाइम पे एज अ टेम्पलेट काम करती थी। लेकिन आरएनए ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, एक टाइम पे सिर्फ एक स्टैंड एज अ टेम्पलेट स्टैंड काम करेगा। अब देखो, सपोज यहां पे कुछ हमने पर्टिकुलर सीक्वेंस को लिखा। ठीक है, लेट्स एग्जांपल हमने लिखा UA, ठीक है, ये हम डीएनए बना रहे हैं। अब सॉरी, यहां पे अब इसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री बना दे तो ए का क्या होगा, टी होगा, ए होगा, सी होगा, जी टी, जी टी, जी जी, सी टी और ए। ये हमने क्या बना दिया बेटा, ये हमने बना दिया डीएनए। ये क्या है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना दिया। ठीक है, अब जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है, इसका जब ट्रांसक्रिप्शन होगा, इसका जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो यहां पे अब ध्यान से देखना, ये वाला जो स्टैंड है, ये वाला जो स्टैंड है, इसको बोला जाता है ये स्टैंड है टेम्पलेट नॉन कोडिंग और एंटीसेंस स्टैंड। एंटीसेंस स्टैंड। अब ये वाला जो स्टैंड है इसको कहा जाता है नॉन टेम्पलेट कोडिंग और सेंस स्टैंड। ठीक है,
अब देखो ये टेम्पलेट स्टैंड है ना, ऊपर वाला को हम क्या बोल रहे हैं, टेम्पलेट बोल रहे हैं। और हमने अभी देखा कि एक टाइम पे एक ही टेम्पलेट काम करेगा, तो इसका मतलब नीचे वाला नॉन टेम्पलेट है, तो इससे सिंथेसिस तो नहीं होगी, ऊपर वाले से सिंथेसिस होगी। किसका? क्योंकि हम उसको टेम्पलेट बोल रहे हैं। तो ये इसको एज अ टेम्पलेट मानते हुए ट्रांसक्रिप्शन होगा, आरएनए ट्रांसक्रिप्ट जो है वो बन जाएगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे लिखते हैं, तो ए की जगह अब क्या आएगा, ए जो है वो टी के साथ नहीं पेयर करके अब वो यू के साथ करेगा। तो ए क्या होगा, ए का यू हो जाएगा, टी का ए हो जाएगा। इस तरह हम पूरा लिख लेते हैं। ये हमने बना लिया। ये जो ट्रांसक्रिप्ट जो बना है वो क्या बना है बेटा, ये आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बना है। ये आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बना है, ठीक है। अब मुझे बताइए, आप सिर्फ यहां पे क्या देखो कि आप टी को हटा दो और ये जो स्ट्रैंड है, ठीक है, जो नॉन टेम्पलेट स्टैंड है, जो कोडिंग स्टैंड है, इससे आप मैच कराएंगे तो बिल्कुल क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। कैसा होगा, ये क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। तो समझ में आया हम इक्विवेलेंट क्यों बोल रहे थे, क्योंकि अगर आप सिर्फ इसको हटा दो तो एक स्ट्रैंड जो होता है उसका बिल्कुल क्या होता है, बिल्कुल इक्विवेलेंट होता है। आप देखो ना, आप यू को सिर्फ हटा दो, ठीक है, बाकी जितने भी सीक्वेंस है आपको एज इट इज मिलेगा, बिल्कुल सेम मिलेगा। आप सिर्फ यू को हटा दो और यू की जगह आप टी को इमेजिन कर लो, तो आपको पूरा सीक्वेंस जो है एक जैसा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इसके कितना होता है, इसका इक्विवेलेंट हम बोल सकते हैं, यस इसका इक्विवेलेंट है। ये अब यहां तक समझ में आया आप लोगों को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पे लिखा है मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक। इससे पहले हम एक और कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है। देखिए दो सेल बना लेते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल बना लेते हैं, ठीक है, और एक हम लोग यूकैरियोटिक सेल बना लेते हैं। यस, अब देखो यहां पे हमने बनाया ये जो है, ये है प्रोकैरियोट्स और ये जो है वो है यूकैरियोट्स। ये है यूकैरियोट्स। और आप सभी को पता है कि प्रोकैरियोट जो होता है उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। तो यहाँ पे ये जो सर्कुलर क्रोमोसोम है, तो आप लोगों ने लास्ट क्लास में ये भी सीखा था कि इसका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है जो ORIC होता है, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। और यहाँ पे डायरेक्ट क्या होगा कि ये रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, उसके बाद यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा तो इसका मतलब कि यहाँ पे mRNA बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, RNA बन जाएगा। और इस RNA पे राइबोसोम आके बाइंड कर जाएगा, इस RNA पे राइबोसोम आके बाइंड कर जाएगा और यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो होने लगेगा, ठीक है, प्रोटीन का सिंथेसिस जो है वो होने लगेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका ट्रांसक्रिप्शन और ये जो प्रोसेस हो रहा है ट्रांसलेशन का, वो कैसा हो रहा है, कपल्ड प्रोसेस हो रहा है कि यस यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट बना, उस पे राइबोसोम बाइंड किया और फिर वहां से प्रोटीन की सिंथेसिस हो रहा है। तो वी कैन से दैट कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैसा हो रहा है, कपल्ड हो रहा है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो है वो कपल्ड हो रहा है, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, आप सभी को पता है कैसा होता है, यहां पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और यहां पे क्रोमोसोम कैसा होता है बेटा, यहां पे क्रोमोसोम जो होता है वो लीनियर क्रोमोसोम होता है। तो यहां से क्रोमोसोम, तो यहां से क्या होगा, क्रोमोसोम से यहां पे ट्रांसक्रिप्शन होगा और यहां पे बनेगा आरएनए ट्रांसक्रिप्ट। अब इस आरएनए ट्रांसक्रिप्ट का उसके बाद होता है प्रोसेसिंग, ठीक है।
तो यहाँ पे वो प्रोसेस होके यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे प्रोसेसिंग हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, प्रोसेसिंग हुआ। और ये जो प्रोसेस्ड आरएनए जो है अब उसका क्या होगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाएगा, एक्सपोर्ट जो है वो हो जाएगा साइटोसोल में। ठीक है, साइटोसोल में। और अब यहाँ पे जो प्रोसेस्ड एमआरएनए जो आया है, प्रोसेस्ड आरएनए आया है, इस पे जाके बाइंड करेगा राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम जाके बाइंड करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो अब मुझे आप बताइए, आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो न्यूक्लियस में हो रहा है और ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है वो साइटोसोल में हो रहा है। ठीक है, तो अब आज आप यहां पे आप लिख सकते हो बेसिकली कि ट्रांसलेशन जो है, ट्रांसलेशन अकर इन न्यूक्लियस एंड सॉरी ट्रांसक्रिप्शन होगा ना, ट्रांसक्रिप्शन कहां हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन जो है वो न्यूक्लियस में हो रहा है एंड ट्रांसलेशन जो है वो कहां पे हो रहा है, साइटोसोल में हो रहा है। ठीक है बेटा, यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो ये बात आपको पता होना बहुत जरूरी है कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कहां कहां पे हो रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक, तो यहां पे देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में एंड देखो, ये जो होता है वो होता है स्टार्ट साइड, ये होता है स्टार्ट साइड और ये होता है एंड साइड। ओके, और ये बीच वाला पार्ट जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अभी इसको हम लोग और एक एलॉबरेटेड फॉर्म में देखेंगे, अभी इतना देखते हैं। अभी हम लोग फोकस करते हैं पॉलीसिस्टोनिक और मोनोसिस्टोनिक के बारे में। तो यूकैरियोटिक सेल के बारे में हम लोग पहले बात करते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे देखो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे स्टार्ट कोडॉन और इसको बोलेंगे एंड कोडॉन या फिर हम इसको स्टॉप कोडॉन बोलते हैं। ठीक है, स्टॉप कोडॉन। स्टार्ट कोडॉन का मतलब कि यहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा और स्टॉप कोडॉन का मतलब कि यहां पे ट्रांसक्रिप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अब देखिए यहां पे क्या प्रेजेंट होगा, जीन प्रेजेंट होगा, यहां पे क्या प्रेजेंट होगा, जीन प्रेजेंट होगा और इसी को हम लोग बोलते हैं ORF। ORF इसका मतलब ओपन रीडिंग फ्रेम, ओपन रीडिंग फ्रेम। अब आप देखिएगा कि जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है, यहां पे जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो यहां से लेके यहां तक इतना ही सीक्वेंस ट्रांसक्राइब होगा, इतना दूर तक।
इतना दूर तक, ठीक है, सिर्फ इतना दूर तक ट्रांसक्राइब होगा। और ये जो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बना है, ये क्या बना है, इसको हम लोग बोल सकते हैं आरएनए ट्रांसक्रिप्ट। आरएनए ट्रांसक्रिप्ट। और इस एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट से, इस आरएनए ट्रांसक्रिप्ट से जब इसका ट्रांसलेशन होगा बेटा, ठीक है, इसका जब ट्रांसलेशन होगा, जब इसका ट्रांसलेशन होगा, तो जब इसका ट्रांसलेशन होगा तो यहां पे सिर्फ एक ही प्रोटीन देखने को मिलेगा, मतलब यहां पे प्रोटीन जो है वो सिर्फ एक ही देखने को मिलेगा। तो जब एक देखने को मिलेगा तो हम लोग इसको बोलते हैं मोनोसिस्टोनिक। इसको हम लोग बोलते हैं मोनोसिस्टोनिक। अब इसी तरह हम लोग बात करेंगे प्रोकैरियोटिक के बारे में। प्रोकैरियोटिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और तो सेम हम यहां पे भी लिख देते हैं, ये स्टार्ट कोडॉन होगा और ये क्या होगा, ये स्टॉप कोडॉन होगा, ठीक है। और अब जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, इतने वाले हिस्सा का, यहां जो येलो दिख रहा है ना, सिर्फ उतना पोर्शन का ही ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो यहां पे क्या होता है, जब प्रोकैरियोटिक में देखते हैं ना, तो यहां पे बहुत सारे जीन प्रेजेंट होता है, जैसे कि आप बोलते हो ना क्लस्टर ऑफ जीन प्रेजेंट होता है, जो आप लोग पढ़ते हो लैक ओपेरन और टीआरपी ओपेरन में पढ़ते हो ना। तो यहां पे बहुत सारे ओआरएफ प्रेजेंट होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं ORF1, ORF2, ORF3, ORF4 एंड ORF5। बहुत सारे यहाँ पे ओपन रीडिंग फ्रेम प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब जब इसका एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट बनेगा, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे बहुत सारे जीन है, बहुत सारे जीन प्रेजेंट है। और इस जीन से यहाँ पे इसका मतलब कि यहाँ से अलग प्रोटीन बनेगा, यहाँ से अलग प्रोटीन बनेगा, यहाँ से अलग प्रोटीन बनेगा, और यहाँ से एक अलग प्रोटीन बनेगा। तो नाउ यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे प्रोटीन सीक्वेंस जो है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इस टाइप के जो बहुत सारे जो प्रोटीन बनता है, इसको हम लोग बोलेंगे पॉलीसिस्टोनिक, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पॉलीसिस्टोनिक, ठीक है। अब चलिए जो यहां पे लिखा है इसको पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है, मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए इन अ यूकैरियोटिक द मेजॉरिटी ऑफ जीन आर ट्रांसक्राइब्ड बाय टू द गिवन separate mRNA and each mRNA molecule there encode the information for only single protein। सो बोल रहा है कि जब हम बात करते हैं मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए में, तो यहां पे क्या होता है, एक सिंगल एमआरएनए से सिर्फ एक टाइप के ही प्रोटीन ट्रांसक्राइब होता है, ट्रांसलेट होता है, सॉरी प्रोटीन ट्रांसलेट होता है, जिसे हम कहते हैं मोनोसिस्टोनिक। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए, तो ये किस में होता है, ये पाया जाता है बैक्टीरिया में। क्लस्टर ऑफ रिलीज जीन नोन एज द ऑपेरॉन, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि बैक्टीरिया में क्या होता है, क्लस्टर ऑफ जीन पाया जाता है, जो ऑपेरॉन में आप लोग पढ़ते हो, ठीक है। एंड आर often found to the next and each other chromosome and transcribed together and given the single mRNA। एक mRNA वहां से बनेगा, ऐसा नहीं कि बहुत सारे mRNA बनेगा, mRNA तो एक ही बनता है, and which is called the polysystonic mRNA and produce the separate protein after the translation। एमआरएनए तो एक ही ट्रांसक्राइब होगा, लेकिन जब उसका ट्रांसलेशन करवाया जाएगा तो वहां पे क्या होगा, वो अलग अलग सेपरेट क्या करेगा, एमआरएनए को सॉरी प्रोटीन को ट्रांसक्राइब करेगा। तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे अगर बात करूं मैं प्रोकैरियोटिक में, तो यहाँ पे जो एमआरएनए मिला है, ठीक है, ये जो एमआरएनए मिला है, ठीक है, ये एमआरएनए कैसा है, आपको क्या बहुत सारे एमआरएनए दिख रहे हैं, नहीं, एमआरएनए तो एक ही मिल रहा है, लेकिन इस एमआरएनए से जब यहाँ पे ट्रांसलेशन हो रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये ट्रांसलेशन हो रहा है,
और यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। तो जब ट्रांसलेशन हो रहा है तो यहां पे बहुत सारे क्या हो रहा है, आपको प्रोटीन देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन, यहां तक आई होप आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग स्विच करते हैं। ठीक है, 3 प्राइम यूटीआर और 5 प्राइम यूटीआर। ठीक है, चलिए इसको अब समझते हैं। तो देखो, जो एमआरएनए बनता है, सो हम लोग बात करते हैं प्रोकैरियोटिक के बारे में। ठीक है, तो यहां पे एमआरएनए जो बनता है, ठीक है, किसकी बात कर रही हूं, जो एमआरएनए बनता है, तो उसके एक एंड पे क्या होगा, 5 प्राइम एंड होगा और एक 3 प्राइम एंड होगा। ठीक है, ऑल राइट। और यहां पे भी क्या होगा, एक स्टार्ट कोडॉन होगा और एक स्टॉप कोडॉन होगा। ठीक है, यहां पे भी क्या होगा, एक स्टार्ट कोडॉन होगा और यहां पे भी एक क्या होगा, स्टॉप कोडॉन होगा। हम बात करें कि एमआरएनए अब बन चुका है, उसके बाद यहां से प्रोटीन की सिंथेसिस कैसी होगी, तो प्रोटीन की जो सिंथेसिस होगी सिर्फ इस वाले रीजन पे प्रेजेंट होगी, मतलब ये पिंक बॉर्डर के इनसाइड वाले रीजन का सिर्फ प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। ठीक है, और यहां पे देखो जो 3 प्राइम एंड होता है ना, वहां पे मतलब उसके पहले यहां पे 3 प्राइम यूटीआर प्रेजेंट होता है और यहां पे इस स्टार्ट कोडॉन से पहले यहां पे एक 5 प्राइम यूटीआर प्रेजेंट होता है। ठीक है, यूटीआर का मतलब होता है अनट्रांसलेटेड रीजन। क्या होता है, अनट्रांसलेटेड रीजन। अनट्रांसलेटेड रीजन से आपको साउंड ऐसा आ रहा होगा कि ये वैसा रीजन है जिसका ट्रांसलेशन नहीं होगा। वो सिर्फ ट्रांसलेशन को क्या करता है, सिर्फ गाइड करता है कि इस पर्टिकुलर सीक्वेंस से लेके इस पर्टिकुलर सीक्वेंस तक ट्रांसलेशन होना है। तो आप पूछ सकते हो कि मैम यूटीआर का यूटीआर का रोल क्या है, तो यूटीआर का रोल जो होता है बेटा वो ये होता है कि वो गाइड करता है ट्रांसलेशन को कि इस पर्टिकुलर सीक्वेंस से लेके इस पर्टिकुलर सीक्वेंस तक ही ट्रांसलेशन होना है, उतना ही प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है। ठीक है, तो ये यूटीआर का फंक्शन समझ में आ गया। अब इसी तरह अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, यूकैरियोट के बारे में, ये क्या है, ये है एमआरएनए। ठीक है, थोड़ा दूर पे लिखते हैं, ये है एमआरएनए। अरे भाई लिखा क्यों नहीं रहा, चलो इधर लिख देते हैं, एमआरएनए, मैच्योर या मैसेंजर आरएनए। हम किसके बारे में बात करें, हम बात करें यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। तो यहां पे भी सेम, यहां पे भी क्या होगा, यूटीआर रीजन होगा, 5 यूटीआर होगा, यहां पे भी 3 यूटीआर होगा। ठीक है, और इस वाले जो कोडोन है इसको अगेन हम लोग स्टार्ट कोडोन बोलेंगे और यहां पे इसको हम लोग स्टॉप कोडोन बोलेंगे। ठीक है, और ये पर्टिकुलर जो होगा वो क्या होगा, ये होगा कोडिंग सीक्वेंस। ये क्या होगा, कोडिंग सीक्वेंस प्रेजेंट होगा। लेकिन यूकैरियोटिक में देखा जाता है कि 5 प्राइम एंड जो होता है, 5 प्राइम एंड पे यहां पे कैपिंग करवाया जाता है। ठीक है, यहां पे कैपिंग करवाया जाता है और ये कैपिंग क्यों करवाया जाता है अभी मैं बताती हूं। 5 प्राइम एंड पे कैपिंग कराया जाता है
और 3 प्राइम एंड पे यहां पे n नंबर ऑफ एडेनिन को ऐड करवाया जाता है, जिसे कहा जाता है पोली पोली टेल। ठीक है, कि एडेनिन का टेल जो है वो ऐड करवाया जाता है। ये इस वजह से करवाया जाता है क्योंकि कैपिंग और पॉली एडेनिलेशन करवाने का ये सिग्निफिकेंस है कि एमआरएनए जो है वो डिग्रेड नहीं हो सकता है, उसका लाइफ स्पेन एक्सटेंड हो जाता है और उसका कोई भी एंडोन्यूक्लियस जो होता है या फिर कोई भी ऐसा न्यूक्लियस जो इसको अटैक नहीं कर सकता, उसको डिग्रेड नहीं कर सकता। सो बेसिकली इसके एंड को क्या कर दिया जाता है, प्रोटेक्ट कर दिया जाता है, ताकि ये क्या है वो सक्सेसफुली ट्रांसलेशन करवा सके। ठीक है, यहां तक क्लियर है? बस यही पॉइंट जो है बेटा यहां पे लिखा है। अब चलिए इसको पढ़ते हैं। द फर्स्ट बेस ऑफ द एमआरएनए फॉर द प्रोटीन कोडिंग जीन is not the first base of the protein coding sequence. Between these two protein there are the short stage of the UTR sequence. क्या बोल रहे हैं? स्टार्ट कोडोन और यूटीआर के पहले वहां पे एक पर्टिकुलर सीक्वेंस प्रेजेंट होता है जिसे कहा जाता है 5 प्राइम यूटीआर, मीनिंग इट विल बी नॉट बी फॉर्म फ्रॉम द प्रोटीन। और ये जो यूटीआर जो होता है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करता है। At the far end of the mRNA there is the another short region। क्या बोल रहा है? mRNA में दूसरे दूर मतलब दूर के तरफ पे एक स्ट्रेच प्रेजेंट होता है, एक शॉर्ट स्ट्रेच प्रेजेंट होता है बियॉन्ड द एंड ऑफ द प्रोटीन सीक्वेंस दैट इज द नॉट ट्रांसलेटेड। और वो सीक्वेंस जो होता है वो प्रोटीन में उसका ट्रांसलेशन नहीं होता, वो ट्रांसलेट नहीं होता है, एंड दिस इज कॉल्ड द 3 प्राइम यूटीआर। यहां तक समझ में आया? यहां तक अच्छे से समझ में आया? चलिए अब आते हैं आरएनए पॉलीमरेज पे। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज जैसे हमने डीएनए पॉलीमरेज देखा था उसी तरह हम आरएनए पॉलीमरेज देखेंगे। ठीक है, तो ये होता है टेम्पलेट डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। टेम्पलेट डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंड टेम्पलेट इंडिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब देखो जो टेम्पलेट डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज तो फर्दर 2 टाइप का होता है। ठीक है, फर्दर क्या होता है? 2 टाइप का होता है। ये होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंड आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब देखो जो आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है दैट इज अ आरएनए रेप्लिकेस। ठीक है, इसको बोलते हैं आरएनए रेप्लिकेस। और जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है वो होता है आरएनए पॉलीमरेज आरएनए। एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज होता है किसमें? इन अ प्रोकैरियोटिक। एंड आरएनए पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3 इन यूकैरियोटिक। ठीक है, एंड पॉलीमरेज
जिसे PAP भी कहा जाता है, ठीक है, जो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है कि आरएनए पॉलीमरेज 2 टाइप का होता है, टेम्पलेट डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंड टेम्पलेट इंडिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। टेम्पलेट डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो होता है बेटा वो 2 टाइप का होता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंड आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट, सिर्फ एक ही पॉलीमरेज होता है, किसमें, प्रोकैरियोटिक में, एंड आरएनए पॉलीमरेज 1 2 3 होता है यूकैरियोटिक में। अगर हम लोग बात करें आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, दैट इज आरएनए रेप्लिकेस, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन जो है आपका अच्छे से बनता है। अगर मैं बोलूं पार्ट बी में सीएसआर का गेट के क्वेश्चन यहां से बनते हैं, डीबीटी के क्वेश्चन यहां से बनते हैं, आईसीएमआर के क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये स्लाइड जो है आप इसको मास्टर स्लाइड कंसीडर कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पे ऐसे लिख लो, आरएनए पॉलीमरेज जो होता है, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज। तो अगर हम लोग बात करें प्रोकैरियोटिक के बारे में, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, सिंगल आरएनए पॉलीमरेज होता है, सिंगल आरएनए पॉलीमरेज, और यहां पे आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी में हम लोग देखते हैं जीन ट्रांसक्राइब, इसका मतलब क्या होता है अभी वो देखेंगे, जीन ट्रांसक्राइब, ठीक है। हम ये देखते हैं किसमें, यूकैरियोटिक में, यूकैरियोट्स में, कि कौन सा आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो किसको किसको ट्रांसक्राइब करता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आरएनए पॉलीमरेज 1 के बारे में, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है वो ट्रांसक्राइब करता है 5.8 srRNA, 28 srRNA and 18 srRNA, ठीक है। एंड आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है, यहां पे 1 लिख लीजिए, यहां पे mRNA, miRNA, some snRNA and siRNA, थर्ड नंबर में देखते हैं आरएनए पॉलीमरेज 3, आरएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है। यहां पे जो होता है दैट इज टीआरएनए, U6 snRNA, 5 snRNA and 7 SLRNA। देखो ये जो 7 SLRNA आपको दिख रहा है ना, ये आप पढ़ते हो सेल बायोलॉजी में, जब आप प्रोटीन सॉर्टिंग को पढ़ते हो तो वहां पे ये एसआरपी में काम करता है, सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल्स जो होता है उसमें ये काम करता है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया। तो बेसिकली हम लोग ये देख रहे हैं कि कौन सा जीन किसको ट्रांसक्राइब करता है। ये सिर्फ हम किस में देखते हैं, यूकैरियोट में देखते हैं, क्योंकि हमने देखा कि आरएनए पॉलीमरेज 1 2 3 जो है वो कहां पे देखा जाता है, वो देखा जाता है यूकैरियोट्स में।
अब यूकैरियोट्स में आप देख रहे हो आरएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है वो किसको किसको ट्रांसक्राइब करता है, 5.8 एसआर आरएनए, 28 एसआर आरएनए और 18 एसआर आरएनए। आरएनए पॉलीमरेज 2 जो होता है वो किसको ट्रांसक्राइब कर रहा है, एमआरएनए, एमआईआरएनए, सम एसएनआरएनए और एसआईआरएनए। आरएनए पॉलीमरेज 3 जो किसको ट्रांसक्राइब कर रहा है, टीआरएनए, यू6 एसएनआरएनए, 5 एसएनआरएनए और 7 एसएनआरएनए। ठीक है, ये सारे आरएनए को ये ट्रांसक्राइब कर रहा है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चों को लगता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहां से भी क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब चलिए यहां पे आता है अल्फा एमिनिटीन। अल्फा एमिनिटीन क्या है, अल्फा एमिनिटीन एक मशरूम है जो आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 है, कौन सा किसको सबसे ज्यादा इनहिबिट करता है। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए अल्फा एमिनिटीन मशरूम क्या है, एक मशरूम है जो कि अल्फा एमिनिटीन फॉलोइड, इसका एक बेसिक पूरा जो नेम है उसको बोलते हैं अल्फा एमिनिटी फॉलोइड। ठीक है, एंड produce the alpha aminitin cyclic peptide that disrupt the eukaryotic mRNA synthesis। क्या कर रहा है, ये डिसरप्ट करता है आरएनए सिंथेसिस को। कैसे, बाय द ब्लॉकिंग ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज 2। आरएनए पॉलीमरेज 2 को क्या करके, ब्लॉक करके, क्योंकि हमें पता है कि ये डीएनए है, इस डीएनए पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, तब यहां से क्या होगा, आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। तो अगर ये इसका ही इनहिबिट कर दिया जाए, ये आरएनए पॉलीमरेज को ही रोक दिया जाए, तो ये कैसे बनाएगा। फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो कि मैं आप लोगों को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ा रही हूं, है ना, और मुझे क्या कर दिया जाए, रोक दिया जाए, मुझे स्टूडियो प्रोवाइड नहीं किया जाए, है ना, तो क्या होगा, मैं आप लोगों को कंटेंट डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। सेम उसी तरह कि अगर आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट कर दिया जाए तो वो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट नहीं बना सकता है। ठीक है, also blocking the RNA polymerase third, और क्या करता है वो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड को भी क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। At the higher concentration, the binding position of alpha aminitin RNA polymerase prevent the flexibility required for the translocation of the polymerase। क्या करे, जब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है ना, आरएनए पॉलीमरेज पे जब अल्फा एमिनिटीन बाइंड करता है तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो होता है उसको रोक देता है। मतलब कि वो, अब यहाँ पे ऐसे समझो कि यहाँ पे ये आरएनए, यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, और ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए में यहाँ पे क्या हो रहा है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर रहा है और यहाँ से ट्रांसक्राइब हो रहा है। तो इसका मतलब जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये चेन भी जो है वो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट की लंबी होती हुई चली जाएगी। लेकिन अब इसका जो फ्लेक्सिबिलिटी है आगे मूवमेंट करने का, ट्रांसलोकेट करने का, उसको ही अल्फा इम्यूनिटी ने क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, इसके वजह से क्या होगा, आरएनए ट्रांसक्रिप्ट जो है वो नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब चलिए यहां पे लिखते हैं हम आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। आरएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है दैट इज ए रेजिस्टेंट, वो रेजिस्टेंट होता है, ये हाईली सेंसिटिव होता है, हाईली सेंसिटिव होता है, एंड थर्ड जो होता है वो मॉडरेट सेंसिटिविटी होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या कि सबसे ज्यादा इनहिबिट किसको कर रहा है, सबसे ज्यादा सेंसिटिव कौन है, आरएनए पॉलीमरेज 2। अब देखो यहां पे क्या लिखा था, यूकैरियोटिक mRNA synthesis blocking the RNA polymerase 2 and also block the RNA polymerase 3 at the higher concentration। जब हम बहुत सारा concentration दे देंगे अल्फा इम्यूनिटीन का, तब आरएनए पॉलीमरेज 3 भी क्या हो गया, इनहिबिट हो जाएगा। लेकिन अगर इसको आरएनए पॉलीमरेज 2 को थोड़ा बहुत भी अल्फा इम्यूनिटीन हम दे देते हैं तो वो तुरंत इनहिबिट हो जाए, क्योंकि ये हाईली सेंसिटिव है, किसके लिए, अल्फा इम्यूनिटीन के लिए। तो आरएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है वो कैसा होता है, रेजिस्टेंट होता है। अगर आप उस पर डाल भी देते हो, मतलब इनहिबिट कराने की कोशिश करते हो विद द हेल्प ऑफ द इम्यूनिटीन, वो इनहिबिट नहीं होगा, वहां पे प्रोटीन की सिंथेसिस, वहां पे आरएनए ट्रांसक्रिप्ट होता हुआ रहेगा। अगर आरएनए पॉलीमरेज 2 में आप थोड़ा बहुत भी कॉन्सेंट्रेशन ऐड करते हो, ये तुरंत ब्लॉक हो जाएगा, वहां पे आरएनए ट्रांसक्रिप्ट नहीं होगा। आरएनए पॉलीमरेज 3 में आपको थोड़ा सा ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऐड करना पड़ेगा, फिर जाके ये क्या होगा, ये भी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट करना रोक देगा। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में
में आ गया बेटा? यहां तक आपको समझ में आ गया? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज। बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज, पॉलीमरेज सब यूनिट। देखो यहां पे क्या होता है, यहां पे होता है 2 अल्फा, बीटा, बीटा डैश और ओमेगा, ठीक है, और इसको बुलाता है कोर एंजाइम। एंड जब इसके साथ आके सिग्मा फैक्टर ऐड हो जाता है, सिग्मा फैक्टर जाके आके इस कोर एंजाइम के साथ जाके मैच कर जाता है, मतलब ये एंजाइम और ये एंजाइम आपस में मिल जाता है, तो यहां पे होलो एंजाइम का फॉर्मेशन होता है। यहां पे क्या होता है, यहां पे होलो एंजाइम का फॉर्मेशन होता है। तो कोर एंजाइम जो होता है उसमें क्या क्या होता है, 2 अल्फा होता है, बीटा होता है, बीटा डैश होता है और ओमेगा होता है। और इसमें जो सिग्मा फैक्टर है वो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इनिशिएशन में रोल प्ले करता है, इसका एलोंगेशन में कोई रोल नहीं होता है। ये प्रमोटर रिकॉग्नाइजेशन में हेल्प करता है, किसको, आरएनए पॉलीमरेज को, ठीक है। अब देखो ये जब कोर एंजाइम के साथ सिग्मा फैक्टर जब ऐड हो जाता है तो इसको बोला जाता है होलो एंजाइम। अब देखिए यहां पे स्ट्रक्चर पे आइए, ठीक है, स्ट्रक्चर पे आओ और यहां पे देखो आपको यहां पे अल्फा कितना दिख रहा है, एक अल्फा ये भी है और अल्फा ये भी है, 2 अल्फा आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और यहां पे देखिए यहां पे क्या है, एक ये बीटा है, ठीक है, ये बीटा डैश है और यहां पे क्या है, सिग्मा है। यहां पे ओमेगा फैक्टर जो है वो नहीं, ओमेगा फैक्टर जो है वो नहीं दिखाया गया है, ठीक है, इस वाले डायग्राम में ओमेगा फैक्टर, बट ओमेगा होता है, ठीक है। सो यहां पे आप देखो जो अल्फा जो होता है वो क्या कहता है, चेन इनिशिएशन एंड इंटरएक्शन विद द रेगुलेटरी प्रोटीन, चेन को इनिशिएट कराने में और प्रोटीन को रेगुलेट कराने में हेल्प करता है अल्फा। बीटा जो है वो क्या कर रहा है, चेन इनिशिएशन एंड एलोंगेशन, जो बीटा जो है वो क्या कर रहा है, चेन को इनिशिएट भी कर रहा है, एलोंगेट भी कर रहा है। बीटा डैश जो है वो डीएनए की बाइंडिंग में हेल्प करता है। एंड यहां पे जो सिग्मा फैक्टर है, प्रमोटर रिकॉग्नाइजेशन, जैसे कि मैंने आपको कहा कि सिग्मा फैक्टर जो होता है वो क्या करता है, वो प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे मुझे इस स्लाइड में यही बताना था कि जो सिग्मा फैक्टर जो होता है वो प्रमोटर रिकॉग्नाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है बेटा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसी तरह होता है यूकैरियोटिक में प्रमोटर प्रेजेंट होता है। अच्छा अभी हम लोग प्रोकैरियोटिक ही देख रहे हैं। चलिए यहां पे देखो ट्रांसक्रिप्शन जो होता है ना, ये डबल स्ट्रैंड डीएनए दिख रहा है और यहां से एक एंड होता है जिसको बोलते हैं +1 साइड, ठीक है। +1 साइड से मतलब इसको ऐसे देख लो कि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, +1 साइड, ठीक है। इस +1 साइड से क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये +1 साइड होता है और इस वाले मतलब +1 के इस वाले साइड को हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम और इस वाले साइड को बोलते हैं अपस्ट्रीम। और अपस्ट्रीम रीजन पे ही प्रेजेंट होता है प्रमोटर सीक्वेंस। सो प्रमोटर सीक्वेंस कितना होता है, -10 से लेके -35 के बीच में प्रमोटर होता है। इसी प्रमोटर पे क्या होता है, इसे प्रमोटर पे आके बाइंड करता है आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है बेटा। तो ये आपसे पूछा जाता है कि प्रमोटर जो होता है अपस्ट्रीम रीजन पे होता है या डाउन स्ट्रीम रीजन पे पाया जाता है। ये आपसे जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट मीन्स हम ये देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये प्रमोटर रीजन है, देखो ये दिख रहा है ना, ये प्रमोटर रीजन है। अब इस प्रमोटर रीजन पे एक यहाँ पे -10 रीजन है,
ठीक है, -10 रीजन है और -35 रीजन है। -10 वाले है इसको बोला जाता है TATAAT, ठीक है, कि प्रमोटर को कैसे पता चलेगा, मतलब कि उसको आरएनए पॉलीमरेज को कैसे पता चलेगा हम मुझे बाइंड कहां से करना है, तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, और यहां पे जीसी री सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो जो -10 है इसे कहा जाता है प्रिब्नो बॉक्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रिब्नो बॉक्स, यहां से जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है बेटा, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिब्नो बॉक्स। और ये वाला साइड जो है ट्रांसक्रिप्शन रीजन जो है, आप यहां पे देख रहे होंगे कि यहां जो है वो स्टार्ट साइड है कि जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है, देखो यहां पे दिख रहा है ना +1 वाले साइड पे क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड है और इधर पे टर्मिनेशन सिग्नल है, तो बेसिकली यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, एमआरएनए बनेगा, ठीक है। अब इस एमआरएनए पे फर्दर क्या होगा कि एक रीजन पे यूटीआर रीजन होगा और फिर उसके बीच का सीक्वेंस का क्या होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, वेरी सिंपल पॉइंट, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगर हम लोग बात करें प्रमोटर रीजन ऑफ द यूकैरियोटिक जीन, तो यहां पे क्या देखने को मिलता है कि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है ना, ठीक है, ये जो डीएनए प्रेजेंट होता है उसमें बहुत सारे एक्सॉन और एंट्रॉन सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। अगर मैं बता दूं एक्सॉन का मतलब क्या होता है और एंट्रॉन का मतलब क्या होता है, एंट्रॉन जो होता है इसको बोला जाता है नॉन कोडिंग सीक्वेंस, ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, इसे कहा जाता है नॉन कोडिंग सीक्वेंस, और एक्सॉन जो है इसे कहा जाता है कोडिंग सीक्वेंस, इसे कहा जाता है कोडिंग सीक्वेंस, ठीक है, इसे कहा जाता है कोडिंग सीक्वेंस। मतलब कि इंट्रॉन का मतलब क्या है कि नॉन कोडिंग सीक्वेंस, मतलब कि वो कोई भी जीन को कोड नहीं कर रहा, उसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब उसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं, इसका मतलब क्या कि उसे तो प्रोटीन की सिंथेसिस होगी नहीं, तो अननेसेसरी एमआरएनए का चेन को लंबी करने का कोई बेनिफिट है नहीं। तो क्या कहते हैं, विद द हेल्प ऑफ, अब देखो जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है तो यहाँ पे एक्सॉन एंट्रॉन सीक्वेंस आता है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि आरएनए प्रोसेसिंग के हेल्प से ये जो एंट्रॉन है इसको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, इसको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, और अब सिर्फ जो कोडिंग सीक्वेंस है वो आपस में जुड़ जाता है। और यहां पे क्या होता है, यहां पे आप देख रहे हो रेड वाला अब आपस में जुड़ गया, अब ये कोडिंग सेगमेंट है। अब आपने देखा था कि 5 प्राइम एंड पे एक यूटीआर सीक्वेंस भी प्रेजेंट था और उसके पहले 5 प्राइम कैप भी प्रेजेंट था। उसी तरह यहां पे क्या था कि स्टॉप कोडॉन के बाद में एक 3 प्राइम यूटीआर था और उसके बाद में पोली टेल प्रेजेंट था। तो ये जो रीजन जो होता है वो किसका होता है, ये जो होता है प्रमोटर जो होता है वो होता है यूकैरियोटिक में, ठीक है। अब देखो तो सेम प्रोसेस जो है, अगर हम लोग बात करें ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस में क्या क्या रोल होगा, मतलब क्या क्या स्टेप्स होता है, ट्रांसक्रिप्शन के स्टेप्स की अगर हम लोग बात करें तो सेम इसमें भी क्या होगा, सबसे पहले इनिशिएशन होगा, इनिशिएशन होगा, एलोंगेशन होगा और टर्मिनेशन होगा, ठीक है। अब देखो ये क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है, ये क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट है। इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पे क्या हो रहा है, सबसे पहले जाके यहां पे आरएनए पॉलीमरेज जो है वो जाके बाइंड कर रहा है। तो आरएनए पॉलीमरेज जाके सबसे पहले बाइंड करेगा क्या, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पे, तो वहां पे क्या होगा, होलो एंजाइम जाके बाइंड करेगा, क्योंकि हमने देखा था कि सिग्मा फैक्टर का जरूरत है किसमें, प्रमोटर रिकॉग्नाइजेशन में। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे होलो एंजाइम प्रेजेंट होगा, तो हमने यहाँ पे लिखा है पॉलीमरेज होलो एंजाइम। अब देखो जैसे ही पॉलीमरेज जाके बाइंड करेगा तो वहां पे क्या होगा, एक ओपन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पे अब यहां पे क्या हो रहा है, ओपन कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। अब ये ओपन कॉम्प्लेक्स जो है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल, इसको क्या बोला जाता है, इसे कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन बबल। और अब
देखो कि यहाँ पे अब आपको देखने को मिलेगा कि ये जो आरएनए पॉलीमरेज जो है जब बाइंड किया और उसके बाद कॉम्प्लेक्स को ओपन कर दिया, मतलब डबल डीएनए डुप्लेक्स है उसको ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे इनिशिएशन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। और अब एक टेम्पलेट को, क्योंकि हमने देखा था एक टाइम पे एक ही टेम्पलेट जो है वो काम करेगा, तो ऐसे एक टेम्पलेट को कॉम्प्लीमेंट्री मानते हुए अब यहाँ पे आरएनए ट्रांसक्रिप्ट होना स्टार्ट हो गया। सो यहाँ पे क्या है, ग्रोइंग चेन ऑफ आरएनए, यहाँ आरएनए का ग्रोइंग चेन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो सिग्मा फैक्टर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है किसमें, प्रमोटर के रिकॉग्नाइजेशन में। बेसिकली सिंपल लेमन लैंग्वेज में हम लोग समझे तो हम ये कह सकते हैं कि इसका रोल सिर्फ और सिर्फ इनिशिएशन में होता है, एलोंगेशन में नहीं होता है। ठीक है, अब इसके पॉइंट को पढ़ते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन इनिशिएशन इकोलाई इज बाइंडिंग ऑफ सिग्मा फैक्टर कॉम्प्लेक्स विद द आरएनए पॉलीमरेज ऑफ प्रमोटर। क्या बोल रहा है, सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज जो इकोलाई हम लोग बात करें तो सिग्मा सब यूनिट जो होता है कॉम्प्लेक्स सबसे पहले बाइंड करता है किससे, आरएनए पॉलीमरेज से, और आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो जाके किससे बाइंड करता है, प्रमोटर से। ठीक है, द सिग्मा सब यूनिट अलोंग विथ द कोर सब यूनिट, क्या करें, सिग्मा सब यूनिट के साथ साथ क्या था, कोर एंजाइम था। तो कोर सब यूनिट ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज रिक्वायर्ड ओनली फॉर द प्रमोटर बाइंडिंग एंड द इनिशिएशन, नो रोल इन द एलोंगेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो जो सिग्मा फैक्टर जो होता है उसका रोल सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, प्रमोटर की बाइंडिंग में। ठीक है, ताकि आरएनए पॉलीमरेज जाके प्रमोटर से बाइंड करे, सिर्फ और सिर्फ इनिशिएशन में, नो रोल इन एलोंगेशन, उसका कोई रोल नहीं होता है एलोंगेशन में। आरएनए पॉलीमरेज कवर द प्रमोटर साइड ऑफ द डीएनए फॉर्म द क्लोज कॉम्प्लेक्स। तो आपने देखा था यहाँ पे कि आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे डबल स्ट्रैंड डीएनए है और यहाँ पे जाके बाइंड किया है, तो सिर्फ जाके बाइंड किया, वहां पे कोई भी इनिशिएशन स्टार्ट नहीं किया। तो सबसे पहले जाके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है डीएनए से, तो हम उसे कहते हैं क्लोज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज कवर अराउंड द -52 +20 सीक्वेंस इन द डीएनए। अब देखो क्या बोल रहा है कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ठीक है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। तो मैंने आपको भी बताया था कि यहां से क्या है, +1 साइड है। ठीक है, +1 साइड है और ये +1 साइड है, तो यहां कहीं पे, ठीक है, यहां पे -10 मैंने लिखा, यहां पे -35 लिखा। ठीक है, और यहां कहीं पे क्या होगा, यहां पे -50 होगा। तो यहां पे +1 साइड है, तो हम अराउंड मान सकते हैं कि यहां पे चलो हमने क्या कर दिया, +10 कर दिया और यहां पे +20। तब जब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है ना, तो इतना बड़ा सीक्वेंस को वो इतना आरएनए के इतना पर्टिकुलर सेगमेंट को ऑक्यूपाई कर लेता है, -50 से +20 तक का। ठीक है, अब देखो, RNA polymerase initiate the transcription after the opening and DNA duplex and form that transcription bubble। क्या बोल रहा है, RNA polymerase जो है वो इनिशिएट करेगा ट्रांसक्रिप्शन को, कब, जब वो DNA डुप्लेक्स को ओपन कर देगा एंड फॉर्म द ट्रांसक्रिप्शन बबल, और वहां पे क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन बबल को फॉर्म कर देगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद ही आता है एक एबॉर्टिक ट्रांसक्रिप्शन। एबॉर्टिक ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, एबॉर्टिक ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ये होता है बेटा कि जब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है ना, इनिशिएशन का रोल, जब इनिशिएशन जब स्टार्ट होता है, इनिशिएशन का स्टेप जब स्टार्ट होता है, तो क्या होता है, स्टार्टिंग में 3 टाइम 4 टाइम ऐसा होता है कि स्मॉल आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बनता है। ठीक है, अराउंड 2 to 6 न्यूक्लियोटाइड का, और वो क्या होता है, एबॉर्ट हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, डिसरप्ट हो जाता है। ये कितने बार चलता है, ये 2-3 बार चलता है। आफ्टर द 2-3 अटेम्प्ट आरएनए पॉलीमरेज एक लंबा सा न्यूक्लियोटाइड बनाता है, अराउंड आपका 9 to 12 न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, और वो जब एक 9 to 12 न्यूक्लियोटाइड जब बन जाता है, फिर आरएनए ट्रांसक्रिप्ट स्टार्ट हो जाता है। तो एबॉर्टिक ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, एबॉर्टिक ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ये है कि वहां पे स्टार्टिंग में क्या हो रहा है कि कुछ स्मॉल सेगमेंट ऑफ आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बनता है और वो डिसरप्ट हो जाता है, एबॉर्ट हो जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एबॉर्टिक ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। इन द कोर्स ऑफ द इनिशिएशन आरएनए पॉलीमरेज रिपीटेडली जनरेट एंड रिलीज द शॉर्ट ट्रांसक्रिप्ट। क्या कर रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, एक शॉर्ट ट्रांसक्रिप्ट बनता है, कितना, 2 to 6 न्यूक्लियोटाइड का इन द लेंथ। तो वहां पे जो न्यूक्लियोटाइड बनता है वो बहुत थोड़ा बनता है, 2 to 6 न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है,
while still bond to the promoter, और ये promoter से bind होता है, and this process is called the abortic initiation, occur in the both prokaryotic as well as eukaryotic. तो ये abortic transcription जो होता है वो दोनों में होता है, प्रोकैरियोटिक में भी होता है और यूकैरियोटिक में भी होता है. आफ्टर द सेवरल एबॉर्टिक इनिशिएशन अटेम्प्ट, द पॉलीमरेज सिंथेसाइज एंड द आरएनए मॉलिक्यूल 9 to 12 न्यूक्लियोटाइड इन द लेंथ. जब बहुत बार एबॉर्टिक ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा तो पॉलीमरेज जो होता है, आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो सिंथेसाइज करता है आरएनए मॉलिक्यूल को अराउंड 9 to 12 न्यूक्लियोटाइड इन द लेंथ, एंड विच अलाउ द पॉलीमरेज ट्रांजिशन एंड द एलोंगेशन स्टेज. और उसके बाद क्या हो जाएगा, वो लंबा हो जाएगा. मतलब एलोंगेशन होगा तो चेन लंबी हो जाती है ना जब एलोंगेशन होता है. तो अब देखो यहाँ पे लिखा है ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स, सॉरी टर्सरी कॉम्प्लेक्स. टर्सरी कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, डीएनए टेम्पलेट, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए उसका एक टेम्पलेट जिससे आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बनेगा, एंड आरएनए पॉलीमरेज जो बाइंड किया प्रमोटर पे, ओनली कोर एंजाइम, यहाँ पे हो मतलब कि सिग्मा फैक्टर नहीं होगा, एंड नेसेंट आरएनए चेन, और जो आरएनए चेन बना है उसको हम लोग बोलते हैं टर्सरी कॉम्प्लेक्स. तो ध्यान रखना टर्सरी कॉम्प्लेक्स में किसको बोल रहे हैं, टर्सरी में मतलब कि टेम्पलेट डीएनए, कोर एंजाइम, ठीक है, मतलब कोर पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज और नेसेंट आरएनए, ये तीनों कंपोनेंट को मिला के बोला जाता है टर्सरी कॉम्प्लेक्स. ठीक है. अब देखिए एलोंगेशन का मतलब सिंपल सी बात है कि आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा और चेन लंबी होती हुई चली जाएगी. वहां पे राइबोन्यूक्लियोटाइड क्या करेगा, वहां पे ऐड होता हुआ जाएगा और चेन लंबी होती हुई चली जाएगी. सिंपल सी बात है. ड्यूरिंग द एलोंगेशन ट्रांसक्रिप्शन बबल मूव अलोंग द डीएनए एंड आरएनए चेन एक्सटेंडेड द 5 to 3 डायरेक्शन बाय द एडिंग द राइबोन्यूक्लियस 3 प्राइम एंड एंड द ग्रोइंग चेन. तो अभी भी हमने ये देखना है यहाँ पे कि यहाँ पे एक ये क्या होगा, 5 प्राइम एंड होगा और यहाँ पे 3 प्राइम एंड होगा. तो यहाँ पे जो आरएनटीपीज का एडिशन जो होता है वो कहाँ पे होता है, वो अभी भी 3 प्राइम एंड पे होता है. ठीक है, कहाँ पे होता है, 3 प्राइम OH एंड पे होता है. ठीक है, तो ये आरएनए पॉलीमरेज आगे आगे बढ़ता हुआ जाएगा और ये चेन जो है वो लंबी होती हुई चली जाएगी. तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे आप देख रहे हो एक आरएनए हाइब्रिड रीजन देखने को मिल रहा है, आरएनए डीएनए हाइब्रिड. क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक यहाँ पे आरएनए चेन बन रहा है और यहाँ पे एक ब्लू वाला देख रहे हो कि एक डीएनए है. तो यहाँ पे आरएनए डीएनए दोनों, इसलिए इसको कहता है आरएनए डीएनए हाइब्रिड रीजन. और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे देखो डीएनटीपीज जो है वहां पे डीएनटीपीज आरएनटीपीज बोल रहे हैं, यहाँ पे करेक्ट आरएनटीपीज का क्या होगा, एडिशन होगा. और ये रेड वाली जो चेन है, जो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट है, वो लंबी होती हुई चली जाती है. एलोंगेशन का मतलब ही होता है चेन का एलोंगेट होना, चेन का लेंथ का इंक्रीज होना. ठीक है, अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग देखते हैं टर्मिनेशन स्टेप में कि टर्मिनेशन कैसा होता है. टर्मिनेशन दो टाइप का होता है, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन इन द प्रोकैरियोटिक. हम प्रोकैरियोटिक में देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट कैसा होता है. एक जो होता है वो होता है रूट डिपेंडेंट टर्मिनेशन, एक होता है रूट इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन. रूट डिपेंडेंट हम सबसे पहले देखते हैं. रूट डिपेंडेंट में यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे एक रूट प्रोटीन होता है जो कि यहाँ पे एक रट प्रोटीन से जाके बाइंड हो जाता है. रट साइड से, रू एक प्रोटीन है जो इस रट साइड से जाके बाइंड कर लेता है. रट साइड क्या होता है, रू यूटिलाइजेशन टर्मिनल. ठीक है, क्या होता है, इस रट का मतलब होता है रू टर्मिनेशन. अब ये रू और रट जो होता है आपस में कॉम्प्लेक्स बना लेता है और ये रू प्रोटीन जो होता है ना, इसके पास हेलिकेज प्रॉपर्टी होता है. ठीक है, इसके पास क्या होता है, हेलिकेज प्रॉपर्टी होता है, हेलिकेज प्रॉपर्टीज होता है. ठीक है, अब ये क्या करता है, ये रू प्रोटीन जाता है यहां से क्या करता है, मूव करता है 3 प्राइम एंड की तरफ, और यहाँ पे जो आरएनए चेन जो यहाँ पे बना है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड इनके बीच में प्रेजेंट होगा उसको वो क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा. कौन, ये रू. रू ब्रेक कर देगा तो यहाँ पे आप देखने को मिल रहा है कि अब ये डीएनए जो है वो अलग हो चुका है, ये ट्रांसक्रिप्ट जो है वो अलग हो चुका है और डीएनए पॉलीमरेज अलग हो चुका है. और डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज सिंपल सी बात है, फिर दूसरा अगेन वो प्रोसेस में जाएगा. रो इंडिपेंडेंट में क्या होता है,
कि ये जो आपको आरएनए ट्रांसक्रिप्ट देखने को मिल रहा है, यहाँ पे क्या होता है, ये जो यू रिच, यहाँ पे जो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट जो है वो क्या करता है, वहां पे एक यू रिच सीक्वेंस बना लेता है, और जब वो यू लूप लाइक स्ट्रक्चर जो बनाता है ना, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्मिनेशन। और ये यहाँ पे यू लाइक स्ट्रक्चर जो बन जाता है, मतलब बेसिकली बहुत पर्टिकुलर है, दिखाया नहीं गया, बट वहां पे क्या होता है, एक यू लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, और ये जो लूप जो बनता है ना, दैट इज अ यू रिच होता है। वो क्या होता है, वो यू रिच सीक्वेंस होता है, और वो यू रिच सीक्वेंस होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्मिनेशन। तो अगेन आप यहाँ पे देख रहे हो कि डीएनए अलग हो गया, आरएनए पॉलीमरेज अलग हो गया, और ये जो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट है वो अब अलग हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट देखेंगे, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन इन द प्रोकैरियोटिक, टू मैकेनिज्म आर ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन इन द बैक्टीरिया सेल। दो मैकेनिज्म होता है, एक होता है रू इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन, इसमें क्या होता है, रिलीज ऑन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या होता है, एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर, मतलब जो यू लाइक स्ट्रक्चर जो बना उसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, एंड इन द न्यूली ट्रांसक्राइब आरएनए डिसलॉग, उसको छोड़ देता है, एंड आरएनए पॉलीमरेज फॉर्म द डीएनए टेम्पलेट एंड स्टॉप द ट्रांसक्रिप्शन। और वो यू रिच सीक्वेंस जो होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्मिनेशन, और ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, रूह इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन में क्या होता है, रिक्वायर्ड एक्शन ऑफ द रू प्रोटीन, यहां पे एक प्रोटीन के इन्वॉल्वमेंट है जिसे कहा जाता है रू प्रोटीन। ठीक है, दिस प्रोटीन विल बी मूव अलोंग द न्यूली ट्रांसक्राइब आरएनए, और ये प्रोटीन जो होता है वो कहते हैं, जो न्यूली ट्रांसक्राइब आरएनए जो होता है उसके तरफ ये क्या करता है, मूव करता है, कैचिंग अप द आरएनए पॉलीमरेज, और आरएनए पॉलीमरेज के पास पहुंचता है, व्हेन इट पास द टर्मिनेशन साइट, और क्या कहता है, टर्मिनेशन साइड पे पहुंचता है, एंड कॉजिंग द पॉलीमरेज लिफ्ट टू द डीएनए टेम्पलेट, और क्या कहता है, वहां पे आरएनए को अलग कर देता है, डीएनए को अलग कर देता है, आरएनए पॉलीमरेज को अलग करता है, और वहां पे टर्मिनेशन जो होता है अल्टीमेटली क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। ठीक है बेटा, चलिए, सो आई होप आपको लेक्चर जो है वो बहुत, यस, आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, कुछ डाउट है, डेफिनेटली यू कैन आस्क, आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन वॉचिंग दिस सेशन। हम लोग जल्दी मिलते हैं किसी एक और नए सेशन के साथ। थैंक यू सो मच।